एक क्वेश्चन मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। ये क्वेश्चन है। और क्वेश्चन हमने जो कल टॉपिक पढ़ा था उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। हमने जो कल टॉपिक पढ़ा था उससे रिलेटेड है बेटा। हमने जो कल टॉपिक पढ़ा था उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ये सॉल्व करना स्टार्ट करो। सॉल्व करना स्टार्ट करो। ये कल से रिलेटेड है। इसमें वो कह रहा है वीना इज अ डायरेक्ट लेबर। आपने इसमें बताना मुझे क्या है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। कैलकुलेट करो। अच्छा, बोनस इसके अंदर, इस सवाल के अंदर जो बोनस वाला पॉइंट है ये इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। हम अभी ये पॉइंट, ये मैं बाद में भी बताऊंगा, एक अभी पॉइंट आएंगे उसमें बताऊंगा। लेकिन यहाँ मैं बता रहा हूँ कि बोनस अलहदा से इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। सबने कैलकुलेट करना है, सब कैलकुलेट करके बताओ यार।
कैलकुलेट किया यार तुम लोगों ने आंसर? एक आंसर मिला मुझे अभी तक, बाकी आंसर्स नहीं मिले। सही एक आंसर मिला, बाकी आंसर्स, बाकी स्टूडेंट्स। अच्छा मैं करवा रहा हूँ, मैं करवा रहा हूँ, जरा देख के सब सब देख लो। वीना इज द डायरेक्ट लेबर। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लेबर कौन सी है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। इसकी रीजन क्या है कि हमने ये चीज देखी हुई है कि डायरेक्ट लेबर के रूल्स और है, इनडायरेक्ट के और हैं। एम्प्लॉय हु वर्क्स स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड का मतलब ये है जो उनसे डिसाइडेड है, यानी बेसिक। स्टैंडर्डाइज, स्टैंडर्ड के मुताबिक आपके घंटे हैं 25-35 घंटे आपने काम करना है पर वीक, है ना, पर वीक। एंड इज पेड बेसिक रेट, बेसिक रेट डिसाइड है उसके बाद 12। यानी अगर वो काम करे तो हर रेट, हर टाइम के पीछे उसको, हर घंटे के पीछे 12 रुपए मिलेंगे, $12। ओवर टाइम इज पेड, ओवर टाइम इज पेड एट टाइम एंड थर्ड। यानी ओवर टाइम का जो प्रीमियम है वो आपको जितना आपका रेट है उसका तीसरा हिस्सा एज अ प्रीमियम मिलता है। इन वीक 8 शी वर्क 42 आवर्स एंड रिसीव 50 बोनस। बोनस से लहजे से बात करते हैं, पहले हम नॉर्मल कैलकुलेशन पे आते हैं कि टोटल आवर्स उसने कितने काम किए, पहले उस पर बात करते हैं। टोटल आवर्स उसने काम किए हैं 42 आवर्स। अब 42 आवर्स में से आगे हमने देखना है, 42 आवर्स आगे डिवाइडेड इनटू बेसिक और ओवर टाइम। बेसिक और ओवर टाइम अगर देखो तो उसमें लिखा हुआ है कि 35 घंटे उसके बेसिक हैं, 35 घंटे उसके बेसिक आवर्स हैं। बेसिक आवर्स कितने हैं? 35 घंटे। तो इसका मतलब बाकी 7 घंटे क्या हो गए उसके? ओवर टाइम। 7 घंटे क्या हो गए उसके? ओवर टाइम। 7 घंटे उसके ओवर टाइम है, 35 घंटे उसके बेसिक है। अब इसके आगे क्या होगा कि हम देखेंगे कि क्या इसके आइडल आवर्स गिवन है, तो आइडल आवर्स तो उसने दिए ही नहीं है, आइडल आवर्स उसने दिए ही नहीं है। अगर उसने आइडल आवर्स दिए होते तो मैं ये आइडल और प्रोडक्टिव कर देता। मतलब अभी भी मैं प्रोडक्टिव लिख रहा हूँ, प्रोडक्टिव और आइडल, लेकिन आइडल आवर्स हमारे पास यहाँ पे, आइडल आवर्स 0 है। आइडल आवर्स 0 है तो सारे के सारे प्रोडक्टिव आवर्स है, 35 प्रोडक्टिव आवर्स है। और प्रोडक्टिव आवर्स से सीधा सीधा बेसिक रेट मल्टीप्लाई होगा जो कि 12 है, जो कि 12 है। 35 आवर्स ने बेसिक काम किए और 12 रुपये एक घंटे का। बताओ क्या अमाउंट आएगी प्रोडक्टिव की? प्रोडक्टिव की क्या अमाउंट आ रही है? 420, 420, 420 अमाउंट आ रही है प्रोडक्टिव की। अब ओवर टाइम पे आ जाते हैं। ओवर टाइम के लिए दो रेट मिलते हैं। अब स्पेसिफिक है, जनरल है, जो भी है हमें नहीं पता। तो अब अगर हमें नहीं पता तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि ये जनरल है या क्या कहते हैं स्पेसिफिक है? तो बताओ, मैंने बताया था साइलेंट केस में क्या कंसीडर करना है। अगर केस साइलेंट हो हम क्या कंसीडर करेंगे? जनरल ओवर टाइम कंसीडर करेंगे। इसीलिए इसलिए क्योंकि स्पेसिफिक करेंगे तो वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, जनरल करेंगे तो वो फिर उस लिहाज से देखेंगे कि कौन सी कॉस्ट है। अच्छा अभी यार इसके अंदर क्या कहते हैं, जनरल ओवर टाइम में हमारे पास एक बेसिक आएगा और एक प्रीमियम आएगा। अब इन 7 घंटों के लिए आपको बेसिक रेट तो मिलेगा, 12 पर आवर तो मिलेगा, यानी 84 तो बेसिक मिलेगा ही मिलेगा, वो तो मिलना ही है। साथ प्रीमियम भी मिलेगा। प्रीमियम की अमाउंट निकालने के लिए अगर 12 पर आवर आपको एक घंटे का 12 मिल रहा है तो आपको 1/3 मिल रहा है एज अ प्रीमियम। 1/3 करोगे तो $4 पर आवर आपको मिल रहा है एज ओवर टाइम प्रीमियम पर आवर। तो 7 घंटे अगर हैं तो 7 घंटों को मल्टीप्लाई कर दो 4 के साथ, ये आपके पास आ जाएगा 28। आपको मिलेगा एज अ प्रीमियम। 28 मिलेगा एज अ प्रीमियम। अब हमने यहाँ पे सवाल सवाल तो पूरे कर लिया, हमने ये देखना डायरेक्ट कौन सी है और इनडायरेक्ट कौन सी है। अगर आप देखो तो बेसिक तो क्योंकि डायरेक्ट लेबर है तो इसका जो बेसिक है वो तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगी। आइडल आवर्स अगर होता तो हम कहते हैं इनडायरेक्ट है, आइडल आवर्स अगर होता तो हम कहते हैं इनडायरेक्ट है। अब जनरल ओवर टाइम में जो प्रीमियम है, इसके बारे में मैंने बताया हुआ है, इसका प्रीमियम हमेशा क्या है? इनडायरेक्ट है। जनरल ओवर टाइम का प्रीमियम हमेशा इनडायरेक्ट है। जनरल ओवर टाइम का जो प्रीमियम है ये हमेशा इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन ये बेसिक हो जाएगा, बेसिक जनरल ओवर टाइम का जो बेसिक है, सॉरी, ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हो जाएगी क्योंकि काम क्या कौन कर रही है? डायरेक्ट लेबर। तो उस लिहाज से हमारे पास ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, ये भी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, बट ये इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। अब हम डायरेक्ट लेबर कॉस्ट अगर कैलकुलेट करें तो वो हमारे पास दो हैं, एक 420 और एक 84। 420 प्लस 84 कैलकुलेट करो, 504 आपके पास आ जाएगी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। और जो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, जो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, एक तो हमारे पास ये है जनरल ओवर टाइम का प्रीमियम जो हमेशा इनडायरेक्ट है, प्लस बोनस
अब यहाँ पे एक बात है, उन्होंने कहा उसको रिसीव हुआ 50 का बोनस। यहाँ मैं ये पॉइंट लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं ये पॉइंट लिख रहा हूँ साइड पे, बोनस कहीं लिखा हो, इंसेंटिव कहीं लिखा हो, कमीशन लिखा हो, उसके अलावा सिक लीव, कभी कभार आपको सिक पे, सॉरी सिक लीव, जब आप बीमार होते हो लेकिन आपको उसकी पेमेंट मिले, उसको उसके बारे में लिखा हो, कोई हॉलीडे पेमेंट्स, कभी कभार आपको छुट्टियां तो होती हैं ईद की या इस तरह, लेकिन आपको पेमेंट मिलती है, हॉलीडे पे, हॉलीडे पे, अगर हॉलीडे पे पैसे मिले, ये सारी की सारी बिजनेस के लिए इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। ये सारी ही इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, जो हट के जितनी भी कॉस्ट है वो सारे इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। तो यहाँ पे जो बोनस की बात कर रहे हैं वो भी इनडायरेक्ट हुआ, तो उसको भी इनडायरेक्ट में ऐड कर दोगे, 50 वो भी आ जाएगा। 78 क्या है, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या है, 504। बताओ क्लियर हुआ यहाँ तक? क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? एक मरतबा बता दो, एक मरतबा कंफर्म कर दो क्लियर है। यहाँ तक सबको क्लियर है? इंश्योरेंस, हाँ, इंश्योरेंस के लिए अगर आपको पेमेंट मिलती है, अलाउंसेस को आपको मिलते हैं, अलाउंसेस तो हर यही होते हैं ना, ये बोनस वगैरह, ये सारे ये भी इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट ही बिल्कुल ऐसा ही है। इंश्योरेंस के तौर पे आपको कुछ पैसे मिले, आपको अलाउंस के तौर पे कोई अलाउंस यानी बोनस या इस तरह का कोई कमीशन मिला, कोई रिवॉर्ड मिला, कोई आपने अच्छी परफॉर्मेंस बेस किया, अच्छी परफॉर्मेंस का कोई ग्रुप बोनस मिला, किसी भी किस्म के इंसेंटिव हो, किसी भी किस्म का आपको शेयर मिले, एज अ क्या कहते हैं, फायदा, आपने कुछ अच्छा किया उसके बदले कोई रिवॉर्ड मिला, तो सारी जो आपको पैसे मिलेंगे वो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट होंगे। ठीक है, क्लियर हमजा? अच्छा, अब यहाँ पे हम लोगों के कल वाला जो था वो कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने लेबर की एक कैलकुलेशन की। अब हम लोग देखने लगे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, वो है रिम्यूनरेशन मेथड। अब रिम्यूनरेशन मेथड, रिम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये देखते हैं। रिम्यूनरेशन मेथड, रिम्यूनरेशन ये होता है जो आप पेमेंट करते हो टू एम्प्लॉइज, पे टू एम्प्लॉइज, पेमेंट टू एम्प्लॉइज, यानी सैलरीज हो गई, कमीशन हो गए, रिवॉर्ड्स हो गए, पूरा पैकेज देते हो, ये सारी रिम्यूनरेशन का पार्ट होती है। ये एक्चुअल में रिम्यूनरेशन मेथड से पहले मैं आपको बताता चलूं, ये जो रिम्यूनरेशन की सारी टेंशन होती है ना, ये पेरोल डिपार्टमेंट की होती है। आपका जो पेरोल डिपार्टमेंट है, इसकी ये टेंशन है कि इसने सारा ये चीजें कैलकुलेट करनी होती है। एक डिपार्टमेंट है बिजनेस का जिसका काम ही सिर्फ ये है कि उसने लेबर की जो अमाउंट्स है उनको कैलकुलेट करना है, यानी कैलकुलेशन ऑफ द ग्रोस वेज। ग्रोस वेज वो होती है जिसमें से, ग्रोस वेज उसको बोलते हैं कि जिसमें से अभी तक कोई टैक्स नहीं माइनस हुआ होता, कोई एनआईसी अभी डिडक्ट नहीं हुई होती। अभी ग्रोस वो है जिसमें अभी ये चीजें माइनस नहीं हुई होती, बेनिफिट्स वगैरह, बेनिफिट कंट्रीब्यूशन और इस तरह की तमाम चीजें माइनस नहीं हुई होती। तो ग्रोस वेज होती है जो एक्चुअल आवर्स के बदले देखा जाता है कि टोटल कितने घंटे इसने काम किया, उस लिहाज से पे कितनी बन रही है। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ नेट वेजेस, ग्रोस पे और नेट वेज कैलकुलेट करना किसका काम है, पेरोल डिपार्टमेंट का काम है, क्योंकि पेरोल ही कैलकुलेट करता है सैलरीज वगैरह सारी। उसके बाद एनालिसिस ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेजेस एंड कैश रिक्वायर्ड फॉर पेमेंट। और ये पेरोल का ये काम होता है कि उसने देखना होता है कितनी हमारी जो जा रही है वो डायरेक्ट वेज जा रही है, कितनी इनडायरेक्ट वेजेस जा रही हैं, और कितना कैश रिक्वायर्ड है हमें पेमेंट के लिए, क्योंकि वो कैश फिर आपको अकाउंट्स डिपार्टमेंट से जाके अरेंज करना होगा। अच्छा, कुछ बिजनेसेस में अकाउंट्स डिपार्टमेंट ही सैलरीज आउट कर रहा होता है, लेकिन कुछ में होता है कि ये अलहदा से पेरोल का अलहदा काम है। अगर बड़ा बिजनेस होगा तो उसमें पेरोल के लिए अलहदा डिपार्टमेंट है। आपके बिजनेस के फॉर एग्जाम्पल 100 एम्प्लॉइज हैं, तो 100 एम्प्लॉइज को मैनेज करना मसला तो होता है, 100 150 एम्प्लॉइज, तो उसके लिए एक अलहदा से टीम बनाई जाती है कि 2 बंदों की, 3 बंदों की, कि भाई तुम लोग पेरोल पे काम करो। और कुछ बड़े लार्ज स्केल पे जो बिजनेस होते हैं उनपे तो प्रॉपर डिपार्टमेंट्स होते हैं, पेरोल का पूरा डिपार्टमेंट, और उस डिपार्टमेंट में 10 बंदे बैठे हुए हैं जो सिर्फ पेरोल पे काम कर रहे हैं। लेकिन वो 10 बंदे अगर पेरोल पे काम कर रहे हैं तो मे बी उस कंपनी के हजारों एम्प्लॉयज होंगे जिनके वो डाटा मेंटेन कर रहे होंगे। जिस तरह अगर पाकिस्तान में तो है लार्ज स्केल की कंपनीज इतनी खास
नहीं है। और अगर है भी तो उनका इतनी अवेयरनेस नहीं है। लेकिन बाहर के मुल्कों में कभी कभार पूरी पूरी बिल्डिंग के जो फ्लोर्स होते हैं, जैसे एक फ्लोर है जिसपे 400-500 बंदा बैठा हुआ है पेरोल के ऊपर ही, एक बड़े ग्रुप का पेरोल डिपार्टमेंट है, सारा वहीं पे डील हो रहा है। तो 400-500 बंदा जिस जहाँ के पेरोल को संभाल रहा होगा, इसका मतलब उस कंपनी के लाखों एम्प्लॉइज है जहाँ पे वो 400-500 बंदा मैनेज कर रहा है चीजों को। तो इस लिहाज से हर बिजनेस का अपना हिसाब किताब होता है, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द बिजनेस, साइज ऑफ द कंपनी। तो ये सारा एनालिसिस करना कि कितने हम डायरेक्ट वेजेस दे रहे हैं, इनडायरेक्ट वेजेस, ये सारा पेरोल डिपार्टमेंट का काम होता है। अब रिम्यूनरेशन मेथड्स कौन कौन से हैं, किस तरह आप अपने लेबर को, अपने एम्प्लॉयज को पे करते हो। एक तो है तरीका टाइम रिलेटेड। टाइम रिलेटेड जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको पता है कॉलेज में पढ़ाता हूँ, तो मैं जितने घंटे उनको सर्विसेज देता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि यार मुझे महीने बाद इकट्ठी ये फिक्स सैलरी दे दो। वो फिक्स सैलरी आता वो भी टाइम रिलेटेड में ही है, क्योंकि लेकिन वहां पे ये है कि वहां पे फिक्स सिस्टम है। तो टाइम रिलेटेड के अंदर भी क्या है, एक आर्ली बेस है और एक फिक्स सिस्टम है, दोनों टाइम की बेस पे ही है। तो जब जब वो मुझे पे करते हैं तो मैं कहता हूँ हाँ मेरी जो पेमेंट है वो टाइम रिलेटेड है, यानी पर आवर बेसिस पे। तो टाइम रिलेटेड के अंदर दो सिस्टम है आगे कि जो अगर आप किसी को टाइम के बदले पैसा दे रहे हो, जिस तरह आपका जो फिक्स सैलरी सिस्टम है। अब फिक्स सैलरी सिस्टम में टाइम किस तरह डिसाइडेड है, डेज की फॉर्म में, कि 30 डेज आपने काम करने हैं। अब 30 डेज के बाद आपको इतनी फिक्स सैलरी मिल जाएगी। अब 30 डेज आप उससे जितना मर्जी काम निकलवाओ, ज्यादा काम निकलवाओ, कम काम निकलवाओ, या जितना भी उसकी ड्यूटीज है वो आप उसे परफॉर्म करने के लिए दो, या हो सकता है सेम ड्यूटीज है, वो अब आप उसको एक टाइम का पे कर रहे हो। ये नहीं पे कर रहे कि अगर वो 120 यूनिट्स बना रहा है, 140 यूनिट्स बना रहा है, 160, ये नहीं देखोगे। जितने भी बना रहा है फिक्स दे रहे हो। तो उसमें आपने उसको टाइम की बेस पे पे किया, ये है टाइम रिलेटेड। फिक्स सैलरी इसमें पहला सिस्टम आता है। उसके बाद दूसरा सिस्टम इसमें आता है आवरली बेस सिस्टम। आवरली बेस में क्या होता है कि आप एक पर आवर रेट असाइन कर देते हो, यानी पर आवर रेट आप बता देते हो अपने एम्प्लॉय को कि आप इतने घंटे आप काम करो, हर घंटे के हिसाब से हर घंटे के हिसाब से आपको क्या कहते हैं, इतने पेमेंट मिल जाएगी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक पर्सन है, फॉर मैं यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, मिस्टर ए, उसको आप पे करते हो, तो वो 30 आवर्स के लिए काम करता है, और 30 आवर्स का एक हफ्ते में काम किया, और एक घंटे का उसका रेट फॉर एग्जाम्पल $10 पर आवर है, तो हम क्या लिखेंगे कि $300 वो क्या कहते हैं उसका वेज बनी है। तो ये टाइम की बेस पे है, ये है कि जब जितने घंटे उसने काम किया। फिक्स सैलरी में तो हर ये कि एक फिक्स अमाउंट है जो उसके साथ डिसाइडेड है, तो उस लिहाज से आप उसको मतलब है टाइम रिलेटेड के अंदर ही, तो कैलकुलेट कर लेते हो। अब टाइम रिलेटेड में क्या है, एक तो टाइम की बेस पे आप पे कर रहे हो, काम की बेस पे नहीं कर रहे, काम निकलवाओगे उससे लेकिन काम के बदले टाइम की बेस पे आप उसे पे करो, टाइम रिलेटेड है। अब टाइम रिलेटेड के लिए आपके पास ना दो ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमने यहाँ पढ़ने हैं, कि जिससे आप बिजनेस में देख सकते हो कि एक एम्प्लॉय ने कितने घंटे काम किया, उसके टाइम का अंदाजा लगा सकते हो। ये मैं करवा रहा हूँ, 1 मिनट में आता हूँ, कॉल आई है, मैं कॉल कट कर लूँ। अच्छा। अब ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। अबे यार, अच्छा यार हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। सॉरी यार, वो एक इम्पोर्टेंट कॉल थी, बाद में अटेंड कर लेता, बट वो ना एक इम्पोर्टेंट थी इसलिए अटेंड करनी पड़ी। अच्छा, अब ऐसा है कि टाइम रिलेटेड हम पढ़ रहे थे कि जब किसी को टाइम रिलेटेड हमें पे करना होता है तो दो किस्म की मेथड है, एक अर्ली बेस और एक फिक्स सैलरी। लेकिन इसकी जो सारा रिकॉर्ड है, इसके दो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके बारे में आपसे वो पूछ सकता है, एक है टाइम शीट्स और एक है जॉब शीट्स। इनके बारे में मैं यहाँ पढ़ाने लगा हूँ कि टाइम शीट क्या होता है और जॉब शीट क्या होता है, इन दोनों में फर्क क्या है, ये दोनों हैं क्या। जब भी एक बंदा, एक हर बंदे की ना टाइम शीट होती है, यानी टाइम शीट होती है ईच इंडिविजुअल की, हर इंडिविजुअल की अपनी एक टाइम शीट होती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए है, उसकी एक टाइम शीट बनी होगी। मिस्टर ए ने फॉर एग्जाम्पल डिपार्टमेंट ए, तीन डिपार्टमेंट्स है प्रोडक्शन के, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी और डिपार्टमेंट सी। मिस्टर ए ने डिपार्टमेंट ए में कितना टाइम लगाया, फॉर एग्जाम्पल 2 घंटे एक दिन में। डिपार्टमेंट बी पे कितना टाइम लगाया, एज्यूम करो 3 घंटे, और डिपार्टमेंट सी पे कितना टाइम लगाया, एज्यूम करो 4 घंटे। 4 3 7, 4 3 7 2 9, यानी टोटल मिस्टर ए ने 9 घंटे काम किया। उसमें से किस डिपार्टमेंट में मिस्टर ए ने कितना कितना टाइम लगाया,
यानी ये बनेगी हर इंडिविजुअल की, और उस पे लिखा होगा कि इस बंदे ने इतने घंटे इस डिपार्टमेंट इस काम पे लगाए हैं, इतने घंटे इसका लंच ब्रेक था, इतने घंटे इस डिपार्टमेंट, इतने घंटे इस डिपार्टमेंट, इतने घंटे का ओवर टाइम अगर लगाया तो ये ओवर टाइम। तो कहाँ कहाँ एक इंडिविजुअल इंडिविजुअल बेसिस पे टाइम शीट बननी है, कहाँ कहाँ एक इंडिविजुअल ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, ये शो होगा टाइम शीट पे। ये जो मैंने लिखा हुआ है ना ईच इंडिविजुअल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें फोकस करना। क्यों? क्योंकि जॉब शीट में जब मैं पॉइंट बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या डिफरेंस है दोनों में। और जॉब शीट में ये होता है कि हर डिपार्टमेंट के मुताबिक देखा जाता है कि हर डिपार्टमेंट पे किस किस ने टाइम लगाया। यानी ये है हर डिपार्टमेंट की जॉब शीट। क्या है कि हर जॉब पे या जॉब पे या हर डिपार्टमेंट में कितना टाइम लगाया। फॉर एग्जाम्पल, ये हर डिपार्टमेंट की अपनी होगी। जैसे डिपार्टमेंट ए है, अब डिपार्टमेंट ए पे मिस्टर ए ने 2 घंटे लगाए, ये देखो ना, मिस्टर ए ने डिपार्टमेंट ए पे कितना टाइम लगाया, 2 घंटे लगाया ना, तो यहाँ लिख दिया। फिर उसके बाद मिस्टर ए चला गया डिपार्टमेंट बी में, लेकिन डिपार्टमेंट ए में उसके बाद कौन आया? एज्यूम करो मिस्टर बी आया, उसने 3 घंटे 4 घंटे लगाए, एज्यूम करो। फिर मिस्टर सी आया, उसका काम आ गया, उसने 10 घंटे लगाए, एज्यूम एज्यूम करो, सिंपल। तो हर डिपार्टमेंट पे किसने कितना टाइम लगाया ये बताएगा जॉब शीट, और हर इंडिविजुअल ने कहाँ कहाँ कितना टाइम लगाया ये बताएगा टाइम शीट। आपस में दोनों इनवर्सली रिलेटेड है। यानी टाइम शीट बता रहा है कि मैंने कहाँ कहाँ कितना टाइम लगाया, और जॉब शीट बता रहा है कि अगर ये खास स्पेसिफिक जॉब है, स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है, इस पे किस किस ने टाइम लगाया। दोनों आपस में ऑपोजिट है। अच्छा, इन ये दोनों हेल्प आउट करते हैं पेरोल डिपार्टमेंट की, ये निकालने के लिए कि इनको कितना पे करना है, कि सैलरी निकालने के लिए किस तरह। जब टाइम शीट पे लिखा होगा 2 घंटे यहाँ टाइम लगाया, 3 घंटे यहाँ 4 घंटे, तो पता चल जाएगा ना 9 घंटे। जिस तरह अज्यूम करो मैं एक कॉलेज में पढ़ाता हूँ, मैं कॉलेज में जाता हूँ, जैसे ही मैं एंटर होता हूँ कॉलेज में, एक फैसिलिटेशन पे बंदा बैठा होता है, वो बंदा लिख लेता है यार सर इतने बजे आ गए। अब मैं खुद जाके तो अटेंडेंस नहीं लगाता, यहाँ पे ऑब्वियसली ये चीज नहीं है। लेकिन मैं गया, मैंने जाके क्या कहते हैं एंटर हुआ कॉलेज में, और कॉलेज में जाते साथ एक बंदे ने लिख लिया कि मैं इतने बजे आ गया। अब जैसे ही मैंने क्लास ली तो एक मैनेजमेंट की टीम देख रही है कि यार अच्छा इस सर ने ये क्लास ले ली, सर ने ये क्लास। तो हर क्लास में वो मेरी टाइम शीट बनी हुई है, उस टाइम शीट में लिखेगा 1 घंटा, 2 घंटे, 3 4। चलो यार ये इस सर को जो है ना फॉर एग्जाम्पल इतने इतने रुपए मिलेंगे 1 घंटे के, 4 घंटे के इतने। तो वो कैलकुलेशन चलती रहती है, तो वो आर्ली बेस की कैलकुलेशन। अच्छा, आर्ली बेस का मतलब ये नहीं कि मुझे आर्ली बेस पे मिलते हैं, मुझे तो मंथली बेस पे मिलते हैं, लेकिन कैलकुलेशन आर्ली बेस पे होती है। तो मैंने कहाँ का कितना टाइम लगाया, ये है डिपार्टमेंट, ये है टाइम शीट। लेकिन एज्यूम करो मेरा एक बैच चल रहा है, सेक्शन सी। एज्यूम करो सेक्शन सी चल रहा है मेरा एक बैच। अब सेक्शन सी पे कौन कौन सा टीचर कितना टाइम लगा रहा है, वो जॉब शीट है। यानी सेक्शन सी की अपनी जॉब शीट है, जिसपे लिखा जाएगा अच्छा FA1 के टीचर इतने टाइम पढ़ा रहे हैं, MA1 के टीचर इतना टाइम दे रहा है, या रेलिवेंट कोई भी टीचर। तो हर जॉब या हर डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो शीट बनेगी वो जॉब शीट है, और हर बंदे से रिलेटेड जो बनेगी वो टाइम शीट है। बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ? क्लियर है टाइम शीट और जॉब शीट? टाइम शीट और जॉब शीट में फर्क क्लियर हो गया? बता दो एक मरतबा यार, सब बता दो, सब 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 सब, गुड। अब ये था अभी तक जो हमने पढ़ा, ये था सारा रिम्यूनरेशन में था जो टाइम रिलेटेड था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं जो आउटपुट रिलेटेड है। अच्छा, आउटपुट रिलेटेड में क्या होता है? आउटपुट आउटपुट रिलेटेड में आप कैलकुलेशन करते हो ऑन द बेसिस ऑफ पीस वर्क। ऑन द बेसिस ऑफ पीस वर्क। पीस वर्क का मतलब होता है यूनिट्स की बेसिस पे। यानी आपने ये नहीं देखना कि किसने कितने घंटे काम किया, बल्कि आपने ये देखना किसने कितने यूनिट्स बनाए हैं। जैसे मिस्टर ए और मिस्टर बी, ये दोनों फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, इनके साथ डिसाइडेड है कि तुमको $10 पर यूनिट मिल जाएगा। मिस्टर ए ने बनाए 100 यूनिट्स, मिस्टर बी ने बनाए 40 यूनिट्स। तो मिस्टर ए को तुमने 10 पर यूनिट के हिसाब से $1000 दे दिए, और मिस्टर बी को 10 पर यूनिट के हिसाब से $400 दे दिए। अब हो सकता है दोनों ने 10 घंटे लगाए हो, तो irrespective of the time they are giving to the production department, you are paying them on the basis of units। इसमें तुम्हारा ये टेंशन नहीं है कि यार कितने घंटे ये काम कर रहे हैं, कितने यूनिट्स। यानी एज्यूम करो अगर मुझे मेरा कॉलेज बोले कि आप इस सेक्शन को पढ़ाने आते हैं, हम नहीं आपसे पूछेंगे कि कितना घंटे लगेंगे। आप एक कोर्स को पढ़ाने में 60 घंटे लगाएं, 100 घंटे लगाएं, जितने मर्जी लगाएं, हम आपको रोज की क्लास का इतना पे कर देंगे। अब आप क्लास के अंदर एंटर हो गए, अब चाहे 15 मिनट बाद निकल रहे हैं, चाहे घंटे बाद निकल रहे हैं, चाहे 2 घंटे बाद, हम एक क्लास का आपको फॉर एग्जाम्पल 5000 दे देंगे, एज्यूम करो। अब एक क्लास का आपको 5000 दे देंगे।
तो अच्छा 20 दिन क्लासेस ली तो 1 लाख बन गया, आपको 1 लाख ट्रांसफर हो जाएगा। हम ये देखेंगे भी नहीं कि आपको क्या कहते हैं, आपने इस महीने के अंदर 20 क्लासेस में 20 घंटे लगाए हैं, 40 घंटे लगाए, या कम से कम टाइम लगाया। तो उन्होंने अपने लिहाज से सिस्टम रखा हुआ है। कहीं पे फिक्स पेमेंट्स होती हैं, वो कहते हैं पूरा महीना पढ़ाओ, जिसमें अक्सर कॉलेजेस में जो टीचर्स होते हैं नॉर्मली, उनको, स्कूल्स में जो टीचर्स होते हैं उनको नॉर्मली किस तरह पे किया जाता है, फिक्स पेमेंट होती है, इतनी इतनी सैलरी है, हर महीने ट्रांसफर हो जाएगी। कॉलेजेस में फिक्स भी होती है और पर आर भी। और ज़्यादातर यूनिवर्सिटी लेवल पे या जहाँ पे विजिटिंग फैकल्टीज, जैसे हम मैं जहाँ पढ़ाया, आ गया पढ़ाया या पढ़ा के जितने घंटे, कभी ज्यादा सेक्शंस कभी कम सेक्शंस, तो यहाँ पे उनकी मजबूरी है, वो मुझे फिक्स पे नहीं कर सकते, क्योंकि फिक्स में क्या है कि मैं 1 घंटा पढ़ाऊंगा या 10 घंटे पढ़ाऊंगा, फिक्स देनी पड़ेगी। अब 1 घंटा पढ़ाऊंगा कॉलेज को इशू होगा, 10 घंटे पढ़ाऊंगा मुझे इशू होगा। समझ रहे हो बात को? अगर फिक्स है तो इसलिए पर आवर बेसिस जो बेस्ट बेस होती है, जो बेस्ट रेलिवेंट बेस होती है, वो हम यूज करते हैं। ठीक है। अब पीस वर्क में आगे दो किस्म के पीस वर्क हैं। एक है स्ट्रेट पीस वर्क। स्ट्रेट पीस वर्क तो ये है कि सीधा सीधा जो जितने आपने यूनिट्स बनाए उसके मुताबिक एक रेट डिसाइडेड है, उस रेट पे आपने कैलकुलेट कर लिया, जो कि ये है। जैसे सीधा सीधा आपको एक रेट पर यूनिट है, और सीधा सीधा आपने स्ट्रेटली मतलब आपने यूनिट्स की बेस पे कैलकुलेशन कर ली। लेकिन एक है डिफरेंशियल पीस वर्क। अब डिफरेंशियल पीस वर्क क्या है? डिफरेंशियल पीस वर्क में ऐसा है कि डिफरेंट रेट्स हैं, डिफरेंट लेवल के, डिफरेंट रेट्स फॉर डिफरेंट लेवल्स। क्या मतलब? फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि अपनी लेबर को अगर तुम 1 से लेके 100 यूनिट्स तक बनाओगे तो तुम्हें पर यूनिट मिलेगा 10 रुपए, $10 पर यूनिट। लेकिन अगर तुम 101 से 150 तक बनाओगे तो तुम्हें मिलेगा $12 पर यूनिट। और अगर तुम 150 से अबव जितने मर्जी बना लो, तुम्हें मिलेंगे $15 पर यूनिट। तो अब मैंने डिफरेंशियल का मतलब डिफरेंट रेट्स, डिफरेंट स्लॉट्स बना दिए, डिफरेंट लेवल्स बना दिए। ठीक है। अब एज्यूम करो एक बंदा है जिसने 160 यूनिट्स बनाए हैं एक महीने में, या एक दिन में, या एक महीने में, जिस भी लिहाज से हमने उसका एग्रीमेंट किया हुआ है। तो पहले 100 के लिए तो उसको मिलेगा सीधा सीधा $10, यानी $1000। अब 101 से 150 तक जो है, यानी 160 में से 100 तो हो गए, 150 यानी ये बने ऊपर वाले 50 यूनिट्स। तो ऊपर वाले जो 50 यूनिट्स है, इस पे उसको मिलेगा 12 के हिसाब से, यानी $600। उसके बाद मजीद 10 यूनिट्स, 150 से ऊपर ऊपर भी 10 है, तो 150 से ऊपर कितने, 10 यूनिट्स, इसके लिए उसको मिलेगा 15, यानी $150। तो ये आपके पास क्या अमाउंट बन जाएगी? 1600, 1600, 1750, $1750 आप उसकी पेमेंट बन गई। लेकिन बेस्ड अपॉन नॉट द बेस्ड, इट इज नॉट बेस्ड अपॉन द टाइम ऑफ द लेबर, बट ऑन द यूनिट्स ही इज प्रोड्यूसिंग। बट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ओनली वी विल पे फॉर गुड यूनिट्स, गुड यूनिट्स, नॉट रिजेक्टेड यूनिट्स। जैसे एज्यूम करो एक सवाल में वो बोले, इस सवाल में वो बोले फॉर एग्जाम्पल, ये सवाल होता, यहाँ पे लिखा होता कि उसने बनाया है 170 यूनिट्स, लेकिन 10 यूनिट्स हमने, टीम ने रिजेक्ट कर दिए। रिजेक्ट का मतलब कोई मसला है, सही नहीं बनाया, तो रिजेक्टेड यूनिट्स के लिए पे नहीं करना, करेंगे फिर भी 160 के लिए। देखो 160 के लिए ही करेंगे। अब बनाए 170 थे, वो बोलेगा 170 तो बनाए हैं, हम कहेंगे भाई 10 जब बिक ही नहीं सकते, तुम्हारा फायदा वैल्यू है ही नहीं, जाया कर दिए तुमने यूनिट्स, या कोई मटेरियल, जो भी मसले मसाइल की वजह से रिजेक्ट हो गए, अब वो उस यूनिट्स के लिए पे नहीं करोगे। द कंपनी विल ओनली पे फॉर द गुड यूनिट्स यू आर प्रोड्यूसिंग इन द आउटपुट बेस्ड सिस्टम। बताओ, क्लियर है यहाँ तक? क्या तुमको यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है बोनस, वो इंशाल्लाह हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। और इस वाले जो ये टॉपिक है, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज जो है, मैं तुम लोगों को अभी मतलब व्हाट्सएप पे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। क्लास यहाँ पे तुम्हारी यहाँ पे एंड है, कल हम बोनस का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और कल जो है ना, अभी मैं नॉर्मली क्लास 3:30 रख रहा हूँ,
लेकिन कल मैं बता दूंगा, मतलब अब से मैं ऑनवर्ड में भी मुझे क्लास मतलब 3 बजे हम रख लें, लेकिन मैं कंफर्म करूंगा ग्रुप के अंदर, सही है? क्योंकि मैं थोड़ा ना फ्री हो रहा हूँ थोड़ा पहले, तो उसमें मैं देखूंगा अगर 3 बजे हो सकी तो 3 से हम ऑनवर्ड कर लेंगे, सही है? कल इंशाल्लाह बोनस कंटिन्यू करते हैं। और क्या कहते हैं, गारंटीड पीस वर्क जो है ना वो क्या कहते हैं, FA1 FA2 में टेस्ट होता है, एफ सॉरी MA1 MA2 में टेस्ट होता है। F2 में ज़्यादा टेस्ट नहीं होता, लेकिन टेस्ट होता है, हम इसको करेंगे लेकिन MCQs के अंदर, ठीक है? MCQs में एक दो टॉपिक्स हम वहाँ करेंगे, क्योंकि अक्सर इस तरह के टॉपिक्स हैं जो बेसिक लेवल हमने पढ़े हुए हैं, वो हम MCQs में ही देखेंगे। सही है, जो मेजर टॉपिक है वो मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, ये नहीं कि छोड़ेंगे कुछ, सब कुछ करेंगे इंशाल्लाह, ये MCQs में देख लेंगे, सही है? और बाकी क्या कहते हैं, कल बोनस कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह, कल की क्लास में मिलते हैं या क्लास एंड